Good morning everyone. So we have done topic on sex determination. So our next topic is mutations. Though this is a topic that you have dealt with this topic in class 10th. Mutation means any sudden heritable change that occur in DNA sequence and due to which there will be change in the genotype and phenotype of an organism. So understand the meaning. Mutation means a change which is heritable. Heritable means एक ऐसा change जो अगर किसी एक organism में आया है और it has the capacity and ability that it can be transferred to the next generation and this change is sudden. इसका ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी फैमिली में कोई एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ नहीं है तो उस फैमिली में वो डिज़ीज़ कभी भी नहीं हो सकती. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक डायबिटीज़. सो ओके डायबिटीज़ जो है वो फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड ज़रूर है, ठीक है, बट ऐसा भी काफ़ी केसेस होते हैं कि किस फैमिली में किसी को भी या फैमिली की बैक हिस्ट्री में किसी को भी नहीं है डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो बट सडनली अ पर्सन कम्स अप विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक. सो एनी डिज़ीज़, any change which is occurring, it is sudden, कभी भी हो सकता है, and it can pass on to the next generation, and this change is taking place at what level? It is actually taking place in the DNA sequences. अब DNA में अगर कुछ change होगा, we know DNA means genes, और genes क्या control करते हैं कुछ particular character, some genotype. तो if that particular DNA sequence is changing, so that means result will be change in the genotype, और वो genotype जिस particular phenotype को control कर रहा था वो भी change हो जाएगा. So what is a mutation? It's a sudden, heritable change occurring in DNA sequences which causes change in the genotype and phenotype of an organism. Fine. Other than this, recombination is also another method due to which the sequence or variations can be added into DNA. Mutations जो हैं they are the mouth head of evolution, ऐसा बोला जाता है. एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो चेंजेस होते जा रहे हैं, और एवोल्यूशन हो रहा है लगातार, ऐसा नहीं है कि वो रुका पड़ा है. और एवोल्यूशन का सबसे मेन कॉज क्या है? म्यूटेशंस, ठीक है. और सेकेंड नंबर पे जो कॉज है जिसकी वजह से न्यू वेरिएशंस आती हैं डीएनए में, दैट इज़ रिकॉम्बिनेशन, राइट. नाउ दीज म्यूटेशंस, वैसे म्यूटेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इन आवर सिलेबस वी आर डीलिंग विद ओनली लिटिल बिट टिंज ऑफ इट. वी कैन डिवाइड दीज म्यूटेशंस इनटू डिफरेंट टाइप्स. द फर्स्ट टू मेन टाइप्स दैट वी आर डीलिंग विद इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन. ओके, अब पॉइंट म्यूटेशन इज़ एक्चुअली द कॉज ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ऑल्सो. अब इसको अंडरस्टैंड करो. यू नो दैट DNA इज़ मेड अप ऑफ 4 bases in different combination like AT, GCCA, CA, कुछ भी ऐसा, ठीक है. अब पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? हमारे जो DNA है, इट इज़ कोडिंग फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स, ठीक. आई एम गोइंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ जीन. जीन इज़ दैट पार्ट ऑफ द DNA, दैट सेगमेंट ऑफ द DNA विच इज़ कोडिंग फॉर सम फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है. ये बात समझ में आ गई. जीन्स जो हैं वो क्या बनाते हैं एंड में? दे आर फॉर्मिंग प्रोटीन्स. अब जीन्स क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ DNA. जैसे कि ये पूरा मान लो DNA का सीक्वेंस है, इसी में जीन्स हैं. प्रोटीन क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. फाइन. अब ये जो बेसिस हैं ये 3 का ग्रुप बनाते हैं सो दैट दे कैन फॉर्म 1 अमाइनो एसिड, ठीक है. दोबारा से सुनो. जो DNA पे सीक्वेंसेस हैं बेसिस के, उनके 3 का ग्रुप बनता है, ठीक है, एंड ईच ग्रुप इज़ फाइनली प्रोड्यूसिंग अ अमाइनो एसिड. ऑब्वियसली RNA बनने के बाद
जैसे कि ये हमारा डीएनए है, वो डीएनए पहले किस में चेंज होता है, आरएनए में, और वो आरएनए एंड में क्या बनाता है, प्रोटीन। दिस इज़ द एक्चुअली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द बॉडी। जो भी हमारे डीएनए के सीक्वेंस है, अभी मैंने बताया जीन्स दे आर फॉर्मिंग प्रोटीन्स, ठीक है, और डीएनए इज़ एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ द डीएनए विच इज़ फॉर्मिंग अ प्रोटीन, हम उसी को जीन्स बोलते हैं। मैंने ये डेफिनेशन बोली, लेकिन डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता। डीएनए हैज़ टू चेंज इनटू आरएनए फर्स्ट एंड देन आरएनए विल फाइनली फॉर्म अ प्रोटीन। ओके, डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस क्या होते हैं, दिस वी हैव डन इन क्लास 11th ऑल्सो। बेसिस के बीच का क्या डिफरेंस है, वहाँ टी नहीं होता है, उसकी जगह पे क्या होते हैं, यू। ओके, अब यहाँ पर अगर इफ़ वी वांट टू डील विद द म्यूटेशंस, if suppose this is the sequence of DNA that we are having, suppose अब इसके 3 का ग्रुप बना लो, पीछे 1 या 2 छूटे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, only 3 will come together and they will finally form a protein, ठीक। if this is DNA it will code for RNA, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आपको याद होगा, ए हमेशा किसके साथ बॉन्ड करता है, टी के साथ, और सी किसके साथ बॉन्ड करता है, हमेशा जी के साथ। लेकिन अगर ये डीएनए है तो ऐसा होगा, अगर आरएनए है तो ए किसके साथ बॉन्ड करेगा, यू के साथ, इन केस ऑफ आरएनए, दिस इज़ इन केस ऑफ डीएनए, ठीक है। अब सपोज़ मुझे इस डीएनए का आरएनए बनाना है, ठीक है, ए विल पेयर विद यू, टी विल पेयर ए, सी किससे, जी पेयर करेगा सी से, इसी तरीके से जी जी यू, ए जी एंड यू यू, 3 का पेयर बना दो, ठीक है। अब इन 3 को हम क्या बोलेंगे, कोडोन्स, क्या बोलेंगे, कोडोन्स। ये मैं ऐसे भी समझा सकती थी कि ये जो पेयर है ये कोडोन है, बट इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू दैट कोडोन्स आर ऑलवेज यूज्ड ऑन आरएनए सीक्वेंसेस। कोडोन वर्ड आप आरएनए पे ही यूज़ करोगे, अदरवाइज़ नहीं। इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा आपको पहले ही बता दिया। डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो गया, आरएनए के जो भी सीक्वेंसेस है वो 3 की पेयर में डिवाइड हो गए, पीछे 1 या 2 जो बच जाएंगे वो कुछ नहीं करेंगे। सो दीज 3 दे विल फॉर्म 1 अमाइनो एसिड, these 3 they will form second amino acid, this will form third amino acid, और इसी तरीके से ये सारे अमाइनो एसिड जुड़ेंगे और ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड विल फाइनली चेंज इनटू प्रोटीन्स। दिस इज़ हाउ इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। थोड़ी सी बात समझ में आ गई। अब व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट म्यूटेशंस और व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, ठीक। अगेन द सेम सीक्वेंस आई एम टेकिंग, this one only, UAC GGU and AGUU, 3 का पेयर हो गया। ये बीच में मैं गैप शो कर रही हूँ, ऐसे गैप होता नहीं है, पूरा एक ही सीक्वेंस में चलता है। अब म्यूटेशन मतलब चेंज, पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर बेस पेयर। अब सपोज़ करो दैट दिस G, ये जो है ये डिलीट हो जाए, हट गया यहाँ से म्यूटेशन की वजह से, तो नया सीक्वेंस क्या बनेगा, UAC, ये जी नहीं है, GUA GUU, ठीक है। डीएनए फिर से सॉरी दिस आरएनए विल अगेन रीशफल एंड फॉर्म द पेयरिंग ऑफ 3 तो क्या GGU जो बना रहा था अमाइनो एसिड, क्या वो GUA बनाएगा, नो। सो दैट मीन्स चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। चेंज कहाँ आया, सिर्फ एक पर्टिकुलर बेस पेयर का, ठीक है। पहली सीक्वेंस है UAC GGU AGU, आफ्टर 1 डिलीशन कैन बी एट एनी पॉइंट, बट मैंने बस ऐसे ले लिया कि ये G हट गया। नाउ चेंजेस UAC GUA GUU, तो इस कोडोन के बाद सारी की सारी ये जितना भी लंबा होगा वो सारा चेंज हो जाएगा।
So that means complete frame of this sequence is shifted. Clear? So point mutations are actually cause of frame shift mutations also. ओके अब ये था डिलीशन. एडिशन भी हो सकता है. मान लो इस पॉइंट पे एक्स्ट्रा ए ऐड हो गया. ठीक, इसको दोबारा से लिखें. यू ए सी, ए ऐड हो गया. जी जी यू, इसी में ले रही हूँ मैं. ए जी यू यू. अब कोडोन बनाओ यू ए सी ए जी जी यू ए जी यू यू. क्या ये कोडोन सीक्वेंस ऐसी ही है? नो. ठीक है, तो बाय एडिंग और बाय डिलीटिंग वन और मोर देन वन या टू अगर बेस पेयर जो है वो ऐड या डिलीट करते हैं हम डीएनए के सीक्वेंस में, तो पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो चेंज हो जाता है. जस्ट रिमेंबर, इफ़ वी आर डिलीटिंग और एडिंग वन और टू, इससे ज़्यादा अगर आप 3 ले लेते हो, सपोज़ 3, ये तीनों डिलीट हो जाए तो ये तो पूरा कोडोन ही उड़ गया. लेकिन इसके आगे और इसके पीछे वाली जो सीक्वेंस का फ्रेम होगा दैट विल बी सेम. ठीक है. सो पॉइंट म्यूटेशन इज़ एनी चेंज इन द सिंगल बेस पेयर एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज़ अ टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन in which there is deletion or addition of some base sequences that cause the change in the sequence of complete frame. I think this is clear. Okay, इससे ज़्यादा फ़िलहाल हमें अभी नहीं करना है because that we will do in our next chapter when we will deal with the molecular basis of this genetics. So now genes, they are present on chromosomes. This we have done in chromosomal theory of inheritance. ठीक है. So mutations, they will cause result or they will cause abnormalities or aberrations. Now what does it means? Aberrations या abnormalities का मतलब होता है changes. ठीक है. Again changes but in a negative way. So chromosomal aberrations are also seen in cancer cells. ठीक. Now what are the causes of mutations? Mutation is caused by mutagens. Mutagens means any agent which causes mutation. जैसे कि pollutant क्या होता है? Which causes pollution. तो mutagen क्या है? Anything which can cause mutation. And we can divide these mutagens on the basis of their chemical composition. ठीक है, as well as on the basis of physical and chemical types. So physical mutagens कौन है? UV radiations, अल्फ़ा बीटा गामा रेज, एक्स रेज, ये सब किस में आएंगे? फिजिकल म्यूटेशंस में. ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्स रेज को एक्सपोज होना या अल्ट्रासाउंड करवाना दैट कॉजेज चेंज इन द डीएनए विच कैन लीड इनटू डिफरेंट एबनॉर्मैलिटीज़. ठीक है. केमिकल म्यूटेशंस कौन से हैं? लाइक मस्टर्ड गैस, फिनोल, फॉर्मेलिन, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एक्सेट्रा. ठीक है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स. इसके पहले एक और टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस. वो टॉपिक बुक में ज़रूर है बट वो हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं है, वहाँ से वो डिलीट हो चुका है. इट इज़ ओनली इन द प्रैक्टिकल पार्ट. ठीक है. और उसके लिए काफ़ी एक लंबा पूरा एक लेक्चर चाहिए. सो आई एम नॉट डीलिंग विद दैट राइट नाउ. उसको सेपरेटली प्रैक्टिकल क्लास के अकॉर्डिंग करेंगे. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर का मतलब समझ आता है आपको? इफ़ समथिंग इज़ नॉट इन एग्जैक्ट ऑर्डर, सो दिस इज़ अ डिसऑर्डर. नाउ डिसऑर्डर कैन बी, हम किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए की. अब डीएनए को हम जीन्स के फॉर्म में भी जान रहे हैं, डीएनए को हम क्रोमोसोम्स के फॉर्म में भी जान रहे हैं. सो दीज डिसऑर्डर्स दे कैन बी एट 2 levels, that is they cause change in the genes or they can be changes in the chromosomes.
So this is very important slide. Genetic disorders, we divide them into two types. Okay, on what basis? These are known as the Mendelian disorders. Fine, because in this we are dealing with one particular gene. तो अब ये नहीं बोलना कि इसको जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों नहीं बोल रहा, ठीक है, इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स या जीन लेवल डिसऑर्डर्स आप बोल सकते हो, ठीक है. पॉइंट म्यूटेशन डिसऑर्डर्स भी इसमें बोला जा सकता है, बट बेटर है कि आप इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ही बोलें, बिकॉज यहाँ पर इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बिकॉज मेंडल वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी क्रोमोजोम. मेंडल ने हमेशा जीन्स के बारे में बात की है, राइट. सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स when we are dealing with any change which causes the disorder in the genes. But second type of disorder is chromosomal. So here disorder is at the level of chromosome number ज़्यादा हो गए, chromosome number कम हो गए, तो that will be the chromosomal disorder. But gene absent हो गया, जीन नॉन फंक्शनल हो गया, जिसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर हो गया, दैट विल बी द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. सो अंडर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वी हैव टू कवर अप दीज 6 डिजीजेस: हेमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फिब्रोसिस एंड थैलासेमिया. ठीक है, इसके अंदर हीमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलासेमिया एज सच ये बुक में आपको मिल जाएगा. ये एडिशनल पार्ट है. न्यू बुक्स में आपको ये थ्योरी में मिलेगा और पुरानी बुक्स में आपको ये बैक सप्लीमेंट्री मटेरियल में मिलेगा, ठीक है, एज वेल एज कलर ब्लाइंडनेस ऑल्सो. वेयर एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वी आर डीलिंग विद ओनली 3. ये भी बहुत टाइप के हैं बट हम सिर्फ 3 कर रहे हैं: डाउन सिंड्रोम्स, क्लाइनफेल्टर्स syndrome and Turner's syndrome. First of all, learn the spellings, fine, so that you can understand the meaning of each. So first of all, we are dealing with genetic disorders और आज हम सिर्फ 2 ही genetic disorder करेंगे because I don't want that you should be confused. First of all, some history of Mendelian disorders. What do you mean by Mendelian disorder? Any disorder which is caused by alteration, that means mutation in a single gene, so that will be the Mendelian disorder. ठीक है, Mendelian disorders, they can be dominant, they can be recessive. Okay, what does this mean? कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो लगातार हर जनरेशन में आ रही हैं. हो सकता है कि पहली जनरेशन में है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में फिर से आ गई. तो अगर वो हर जनरेशन में एक्सप्रेस होती हैं तो इट इज़ अ डोमिनेंट. बट अगर वो 2 में एक्सप्रेस हो के बीच में कहीं स्किप हो गई हैं, वो जनरेशन में नहीं शो कर रहा, तो दैट मीन्स इट्स अ रिसेसिव. ठीक है, और कौन सा डिसऑर्डर डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पढ़ सकते हैं? बाय स्टडिंग द पेडिग्री एनालिसिस. जो टॉपिक मैंने बोला कि दैट विल कम फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ओनली. ठीक है, सो पेडिग्री एनालिसिस थोड़ा सा बता देती हूँ. पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या है कि व्हेनेवर वी आर ड्राइंग फैमिली ट्री ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री को फैमिली ट्री की फॉर्म में आप ड्रॉ करते हो, जिसमें उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स और पीछे जनरेशन्स, एटलीस्ट 3 जनरेशन्स की पूरी डिटेल स्टडी होती है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि वेदर दैट पर्टिकुलर फैमिली इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर डिसऑर्डर या किसी भी पर्टिकुलर करेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए. ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस ऐसे रूटीनली नहीं किया जाता है. दिस इज़ ओनली डन इफ़ यू वांट टू चेक whether this particular disease or symptom or disease or disorder is running in the family or not, otherwise nahi. But all of you will draw your pedigree tree and I'll tell you how in the next class. So ये थोड़ा सा उन्होंने फिर से पेडिग्री एनालिसिस ऐसे बनता है. चलो, पेडिग्री में
इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं किसी भी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री, कवर कर लेते हैं इसको। यहाँ सर्कल्स का मतलब होता है फीमेल, स्क्वायर का मतलब होता है मेल। दिस मेल एंड फीमेल, दिस लाइन मीन्स मैरिज लाइन, दिस लाइन मीन जनरेशन, मतलब इस कपल के 1 2 3 4 5 किड्स हैं। सो दे हैव 5 kids, 5 children, out of which 3 are males and 2 are females। ठीक है, फिर इस फीमेल की मैरिज होती है इसके साथ एंड दे हैव देयर ओन फैमिली, नेक्स्ट जनरेशन, देयर किड्स, 3 kids। ठीक है, सो ये एक फैमिली है, फैमिली हिस्ट्री है, ये एक फैमिली ट्री है। इसमें आप डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे शो कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं बट इनके बच्चों में ये जो रेड का मतलब क्या है कि वो डिसऑर्डर इनमें है। जिस भी पर्टिकुलर चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हमने किसी सर्कल या किसी स्क्वायर को शेड कर दिया, दैट मीन्स कि जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं वो उस चीज़ के लिए वो डोमिनेंट है, उसमें प्रेजेंट है, पॉजिटिव है। फाइन, तो दीज आर द 2 अनअफेक्टेड पेरेंट्स बट 1 son and 1 daughter इज़ अफेक्टेड। ठीक है, अब ये फीमेल, ये लड़की अफेक्टेड नहीं है, हर हस्बैंड इज़ नॉट अफेक्टेड बट स्टिल उसका लड़का अफेक्टेड है। सो ऐसी पेडिग्री को हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। यहाँ नहीं है, इनमें है। जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसका पेरेंट अगर अनअफेक्टेड है, इसका मतलब वो पेडिग्री क्या है, रिसेसिव। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्किपिंग, कि ये जनरेशन स्किप हो गई, इस जनरेशन में तो है ही नहीं। बट इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे ये वाली, तो ये पहली जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये और ये एक ही जनरेशन के हैं। हाउ, दिस इज़ 1 बॉय गेटिंग मैरिड, ये उनके 3 kids, इसी की सिस्टर है ये, हर हस्बैंड और उनके किड्स। फाइन, तो यहाँ मदर अफेक्टेड है तो उससे उसके सन को भी वो इन्फेक्शन गया, डॉटर को भी गया और इस डॉटर से इसकी डॉटर को गया, मतलब हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड है। सो दिस टाइप ऑफ पेडिग्री इज़ डोमिनेंट वेयर एज दिस टाइप ऑफ पेडिग्री इज़ रिसेसिव। क्लियर? सो आवर फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर इज़ हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया को और नामों से भी जानते हैं, काइंडली नोट देम। It is also known as Royal's disease, Royal, ROYALS, because this runs in the family of Queen England। इसको ब्लीडर डिजीज़ भी बोलते हैं, ब्लीडिंग, लगातार ब्लीडिंग होना। ठीक है, अब हीमोफीलिया में जो पर्टिकुलर जीन इन्वॉल्व है, दैट जीन इज़ प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम। ठीक है, suppose that the gene which is actually having a problem in case of hemophilia, उस जीन को हमने क्या बोल दिया है, H। अब इस H के 2 वेरिएंट्स हैं, कैपिटल एंड स्मॉल। ठीक है, हेयर कैपिटल H मीन्स नॉर्मल एंड स्मॉल h इज़ हीमोफीलिया। ये समझ में आ गया? हीमोफीलिया एक डिज़ीज़ है। ये डिज़ीज़ एक पर्टिकुलर जीन की वजह से होती है। अगर वो जीन डोमिनेंट है, नॉर्मल है, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल H। अगर वो डिज़ीज़ अफेक्टेड है तो हम उसे क्या शो करेंगे, स्मॉल h। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर इंसान में ये जीन अगर म्यूटेट कर जाए, चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दिस पर्सन विल नॉट बी हैविंग प्रॉपर प्लेटलेट्स फॉर्मेशन। ठीक, जिसकी वजह से अगर उसको कोई कट लग जाता है तो दैट कट विल फाइनली रिजल्ट इनटू नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। फाइन, क्लियर? तो अगर लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी तो ऑब्वियसली उसको धीरे धीरे ब्लड लॉस होगा और एंड में जाके इफ़ इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड दैट विल कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन इफ़ इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड। सो वो जो जीन है H,
एक्चुअली वो करता क्या है, इट इज़ कंट्रोलिंग और इट इज़ समहाउ इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग. आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. सो थोड़ा इसको इस तरीके से लिख सकते हो. क्रोमोसोम कौन सा इन्वॉल्व है हीमोफीलिया में? क्रोमोसोम इन्वॉल्व इज़ एक्स क्रोमोसोम. इसीलिए हम इस डिज़ीज़ को क्या बोल देते हैं, दिस इज़ अ एक्स लिंक्ड डिज़ीज़. ठीक है. अब जीन कौन सा इन्वॉल्व है? जीन इन्वॉल्व है एच. अगर एच नॉर्मल है तो उसको ऐसे लिखेंगे. अगर वो डिफेक्टेड है, यहाँ पे इसको लिख सकते हो रिसेसिव है, देन इसको स्मॉल एच. ठीक है. नाउ अगेन गोइंग बैक टू क्लास 11th chapter, we have done that what are the reactions for formation of a clot. मैंने आपको बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग एक्चुअली 10 स्टेप्स का रिएक्शन होते हैं. 10 स्टेप्स लगते हैं फॉर ब्लड क्लॉटिंग. इट इज़ अ कैस्केड ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. क्या मतलब कि अगर ये एक रिएक्शन हो रहा है, ए बी में चेंज हुआ, तो वो बी यूज़ होगा फॉर कन्वर्टिंग नेक्स्ट सी इंटू डी, डी यूज़ होगा फॉर कन्वर्टिंग ई इंटू एफ एंड सो ऑन. तो ऐसे 10 स्टेप्स होते हैं और हमने लास्ट 2 स्टेप्स ही किए थे, अभी भी वही कर रहे हैं. दैट वी आर हैविंग प्रोथ्रोम्बिन. ठीक है. इट इज़ कन्वर्टेड इनटू thrombin. Prothrombin is converted into thrombin. This is done in the presence of enzyme thrombokinase. ठीक है, क्लियर. और यहाँ पर एक फैक्टर होता है. फैक्टर मीन्स अ प्रोटीन. अ फैक्टर इज़ यूज्ड. दैट फैक्टर इज़ नोन एज फैक्टर 8. इन दोनों की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है. बिकॉज ऑफ फैक्टर 8 एज वेल एज एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन. ठीक है. दिस थ्रोम्बिन इज देन यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग फाइब्रिनोजन इनटू फिब्रिन. आई होप अब याद आ गया होगा. फिर इसमें कैल्शियम भी इन्वॉल्व है, वो बाकी सारी चीज़ें. एंड दिस फिब्रिन क्या होती हैं? फाइबर जैसी चीज़ें जिसमें हमारे रप्चर्ड सेल्स जो हैं वो लॉक हो जाते हैं और वो क्या बन जाता है? एक क्लॉट. ये किया था हमने 11th में. आई एम रिपीटिंग इट. प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 8 और थ्रोम्बोकाइनेज की वजह से थ्रोम्बिन में चेंज होता है. थ्रोम्बिन कॉजेज कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फिब्रिन. ये इनएक्टिव फॉर्म्स हैं, ये दोनों एक्टिव. फिब्रिन फाइबर जैसी चीज़ें होती हैं. और ये सब कब होता है? जब हमें कहीं पे ब्लीडिंग हो, कहीं कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पर जो हमारे रप्चर्ड सेल्स होंगे वो इस फिब्रिन में लॉक हो जाएंगे एंड दिस विल चेंज इनटू अ क्लॉट. रिजल्ट, ब्लीडिंग विल बी स्टॉप्ड. बट if a person is hemophilic, he is having mutation in the gene H. Now this H is not normal, it is abnormal, it is affected, it is recessive, जिसकी वजह से ये फैक्टर 8 जो है वो नहीं बन पाता. Clear? So mutation in the gene H causes absence of factor 8, due to which this reaction will not take place. थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, और अगर थ्रोम्बिन नहीं बना तो ये लास्ट रिएक्शन भी नहीं होगा. एंड रिजल्ट, देयर विल बी नो क्लॉटिंग, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग. ठीक है. सो दिस इज हेमोफिलिया. ओके, सो नाउ हाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन हेमोफिलिया. थ्योरेटिकल वाइज आपको हेमोफिलिया पे क्या क्वेश्चन आएगा कि हीमोफिलिया किस टाइप का डिज़ीज़ है? इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड डिज़ीज़. अब उसमें भी कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व है? ओनली एक्स. वाई का कुछ लेना देना नहीं है हीमोफिलिया से. ठीक है. सो हाउ वी विल राइट डाउन
a person, a male or a female who is hemophilic. कैरियोटाइप मैंने लास्ट क्लास में बताया था, किसी के क्रोमोसोमल पैटर्न को नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में लिखना, उसे कैरियोटाइपिंग कहते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल मेल का कैरियोटाइप क्या होगा, नॉर्मल मेल, वो मेल है XY, ठीक है। ये तो हो गए 2 क्रोमोसोम प्लस 44, टोटल कितने हो गए 46। सो दिस इज़ द कैरियोटाइप ऑफ अ नॉर्मल मेल। सो दिस वन इज़ नॉर्मल मेल, ठीक है। नॉर्मल मेल 44 ऑटोसोम, रिमेंबर 22 पेयर्स प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम की पेयर एलोसोम, तो टोटल कितना नंबर हो गया 46, ठीक है। इसी तरीके से एक नॉर्मल फीमेल का कैरियोटाइप अगर आपको लिखना है वो होगा 44 प्लस XX, फाइन। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपको पहले कैरियोटाइप आना ज़रूरी है। इफ़ अ फीमेल इज़ फीमेल, शी इज़ हीमोफिलिक, इसको कॉपी में अलग से बना के आप लिखोगे सबका कैरियोटाइप, जितने भी हम जितने भी डिसऑर्डर्स करेंगे सब में कैरियोटाइप आएगा। अ फीमेल, शी इज़ हीमोफिलिक, ठीक है। अब फीमेल है 44 ऑटोसोम प्लस वो फीमेल है तो 2 X हैं। हमने क्या किया था, स्मॉल h इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज़, तो हमने इसका एक X के ऊपर H लिख दिया, तो उसका एक X डिफेक्टेड हो गया। बट ऐसा इधर भी तो होगा ना, एवरीथिंग अकर्स इन पेयर, अगर क्रोमोसोम पेयर में है तो जीन्स भी तो पेयर में होते हैं। इसका मतलब दूसरी X के ऊपर भी हम क्या लिखेंगे, स्मॉल h, कैपिटल नहीं लिखना। इफ़ यू आर राइटिंग दिस, इसका मतलब है कि ये एक ऐसी फीमेल है जो नॉर्मली क्लॉटिंग कर सकती है, क्योंकि दिस जीन इज़ रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल वन, जो फैक्टर 8 बनाएगा, ये नहीं बना सकता। सो दिस इज़ अ फीमेल विच इज़ हीमोफिलिक। अगर आप इसको स्किप कर दोगे, इट्स ओके, नो नीड टू राइट। क्यों? क्योंकि हीमोफिलिया इज़ अ एक्स लिंक्ड डिजीज़। अब इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज़ अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। इसका क्या मतलब है, हीमोफिलिया में एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व है और वो तभी एक्सप्रेस करती है जब रिसेसिव कंडीशन जो है वो होमोजाइगस में आएगा। अब देखो, एक ऐसी फीमेल जिसके पास एक H तो डिफेक्टेड है बट दूसरा H नॉर्मल है, तो क्या ये हीमोफिलिक काउंट होगी? यस। इसको कंपेयर करो, अगर ये नॉर्मली फैक्टर 8 बना रहा है और ये नहीं बना रहा है, तो एटलीस्ट इसमें 50% तो हो रहा है ना, बन तो रही है, चाहे लेट क्लॉटिंग होगी बट क्लॉटिंग हो जाएगी। तो ऐसी फीमेल को हम क्या बोलेंगे, शी इज़ अ कैरियर फीमेल, कैरियर फॉर हीमोफिलिया। ओके, सो hemophilia is a X-linked recessive disease. That means a person will be having hemophilia if both the recessive genes they are homozygous. हमें मालूम है recessive gene तभी एक्सप्रेस करता है, तभी इफेक्ट शो करता है जब homozygous कंडीशन में आता है। फाइन, सो दिस इज़ द कैरियोटाइप ऑफ अ hemophilic female. This is the karyotype of a carrier female. कैरियर फॉर वॉट, हीमोफिलिया। अगर आप इसमें कैपिटल H लिखना भूल भी जाते हो तो दैट इज़ ओके, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि अगर आपने X के ऊपर छोटा h नहीं लिखा तो वो X नॉर्मल है। एंड इफ़ अ मेल इज़ हीमोफिलिक, अब वो मेल है, वो हीमोफिलिक है, मतलब छोटा h लिखना है, किधर लिखेंगे, X पे या Y पे? इट विल बी ऑन X, क्योंकि Y का कुछ भी लेन देन नहीं है विद हीमोफिलिया। आई होप दीज 3 कैरियोटाइप्स आर क्लियर. Once you learn these 3 karyotypes, understand them and write down. No need to maro ratta. Hemophilic female, both the X are defected. Carrier for hemophilia, 1 X is defected. Male is hemophilic, उसके पास तो है ही एक X और वो भी डिफेक्टेड है.
अगर वो डिफेक्टेड नहीं है तो वो एक नॉर्मल मेल काउंट होगा, जैसा कि ये डन। नाउ हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन दिस। सपोज यू गेट अ क्वेश्चन कि देयर इज़ अ कपल एंड दैट कपल इज़ नॉट हीमोफिलिक। ठीक है, जैसे कि ये है हीमोफिलिक, तो इसको हीमोफिलिया है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ऐसी कोई भी फीमेल नहीं है जिसको हीमोफिलिया हो। इसका क्या मतलब, अगर कभी कोई हीमोफिलिक फीमेल बनती भी है, ठीक है, ऑब्वियसली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी और अर्ली एजेस पे ही ऐसा फीटस या ऐसी जो इन्फेंट है, छोटा बच्चा फीमेल, शी विल डाई बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ब्लड। तो कोई भी लिविंग केस ऑफ हीमोफिलिया इज़ नॉट प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ फीमेल। ठीक है, अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे आप। सपोज करो दिस इज़ द फादर, सो ये फादर है and this father is normal XY, and this father is married to a female who is hemophilic। पॉसिबल है, चलो लगा लो हीमोफिलिक। ठीक है, लेट इट बी कैरियर। एक ऐसी फीमेल है जो कैरियर है। कैरियर का मतलब क्या है कि उसके पास जीन ज़रूर है, डिफेक्टेड जीन ज़रूर है, वो कैरी करेगी नेक्स्ट जनरेशन को, लेकिन उसको खुद कुछ नहीं हो रहा है, वो बड़े आराम से अपनी क्लॉटिंग प्रोसीजर कर पा रही है। ठीक है, तो कैरियर को आप कभी भी डिफेक्टेड में काउंट नहीं करोगे जब परसेंटेज शो करोगे। अब दिस इज़ अ मेल, दिस इज़ अ फीमेल, सपोज दे आर गेटिंग मैरिड, सो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर प्रोजेनी टू बी हीमोफिलिक और नॉर्मल। क्या पॉसिबिलिटी, क्या है उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नॉर्मल होगी या हीमोफिलिक होगी। सो मेक अ क्रॉस, और हमेशा पनेट स्क्वायर बनाइए। नो नीड कि तुम पूरा पनेट स्क्वायर बनाओ, बट ऐसे बना सकते हो। ये मेल है, ठीक है, दिस इज़ मेल, और ये फीमेल है, और वो क्या है, कैरियर। तो एक पे एच है, दूसरे पे नहीं, बस इसके कॉम्बिनेशंस बना दो। ओके, सो ये 100% प्रोजेनी है। ठीक है, तो ये 4 बॉक्सेस को आप 25% का ईच मानोगे। तो ऐसे कपल की अगर शादी होती है तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनमें से सी मेल और फीमेल बनने के चांसेस तो इक्वली होते हैं, यू नो दिस। ठीक है, अब इनकी 50% जो जनरेशन है, लेट इट, इसको पूरा ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके, वो ये जीनोटाइप क्या है, कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल को किस में काउंट करते हैं, नॉर्मल में। नो डाउट वो जीन कैरी कर रही है, बट वो प्रॉब्लम किसके लिए, इसकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इसको कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरी फीमेल क्या है, नॉर्मल, ये तो नॉर्मल फीमेल ही है, ऐसे लिख देती हूँ। अब ये है एक मेल, उसका एक्स डिफेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, एक हीमोफिलिक मेल। और लास्ट वाला मेल जो है वो है नॉर्मल मेल। तो कहने के लिए ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, और ये भी नॉर्मल है। सो व्हाट इज़ द रेशो, दैट 75%, एवरी वन सिंगल बॉक्स इज़ 25, सो 75% ऑफ द पॉपुलेशन पॉसिबिलिटी है कि 75% पॉसिबिलिटी है कि उनकी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन विल बी नॉर्मल, नॉट हीमोफिलिक। ठीक है, तो ज़्यादा रिस्क किसको है, अगर जो नेक्स्ट जनरेशन है अगर वो लड़का है तो चांसेस 50% हो जाएंगे। ठीक है, सो 25% ऑफ हैविंग हीमोफिलिक सन, ऐसे लिखना है इनको। ठीक,
हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दीज न्यूमेरिकल्स, ये क्या है, पूरी पॉपुलेशन। अगर क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द चांसेस ऑफ अ हीमोफिलिक जनरेशन और अ चाइल्ड, तो आप मेल फीमेल को इकट्ठा ही लिखोगे कि 75% चांसेस हैं कि नॉर्मल होगा नेक्स्ट जनरेशन और 25% चांसेस हैं कि हीमोफिलिया हो सकता है। अब क्वेश्चन आ गया दूसरे हिसाब से, जिसमें उन्होंने सेक्सेस सेपरेट करके पूछ लिया, व्हाट इज़ द चांसेस ऑफ द मेल्स टू बी हीमोफिलिक। तब आप सिर्फ मेल को ही काउंट करोगे। अब ये कौन है, 100% मेल, ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको क्वेश्चन ऑन द होल पॉपुलेशन पे है तो हर बॉक्स की वैल्यू 25 है। अगर टिपिकल सेक्स रिलेटेड पूछा है, डॉटर सन्स करके पूछा है, तो हर बॉक्स की वैल्यू 50 है, ठीक है। तो अब टोटल मेल्स 50% ये है, 50% ये, तो 50% ऑफ द सन्स विल बी अफेक्टेड and 50% chances that son will be normal. And what is the chances of the daughter to be hemophilic? ये डॉटर नो डाउट कैरियर है बट है तो नॉर्मल ही। सो 100% ऑफ द डॉटर्स ऑफ सच अ कपल विल बी नॉर्मल। कोई भी लड़की उनकी कभी भी हीमोफिलिक नहीं होगी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अगर किसी ऐसे कपल की सपोज हो जाती है मैरिज इन विच फीमेल इज़ कैरियर, मैं डायरेक्टली बना रही हूँ, एंड हस्बैंड इज़ हीमोफिलिक। अब बताओ, ये मदर है, ठीक है, वो हीमोफिलिक, सॉरी मदर जो है वो कैरियर है और जो फादर है वो हीमोफिलिक है, ठीक है। ये फादर हो गया, ये मदर हो गई, कम्बिनेशन बना सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इस केस में 25% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी हीमोफिलिक डॉटर, 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कैरियर डॉटर, जो कि नॉर्मल में काउंट होगा। 25% ऑफ द सन्स, 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल सन एंड 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ हीमोफिलिक सन। अब ये कम्बिनेशन बनने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि हीमोफिलिक फ़ीमेल बनती नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला कि हीमोफिलिक फ़ीमेल एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा कम्बिनेशन ज़रूर बनता है, 100% बनता है। लेकिन जब ये फीटस अपनी मदर के अंदर है उस दौरान, या जब डिलीवरी होती है तब भी ब्लड लॉस होता है उस दौरान, या आफ्टर सम टाइम ऑफ डिलीवरी या मे बी फ्यू ईयर्स आफ्टर, तो ये जो फीमेल है ये सर्वाइव नहीं करेगी। शी विल नॉट लिव अप टू द एज दैट शी कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस इट्स ओन जनरेशन। तो इसीलिए बार बार बोला जाता है कि हीमोफिलिक फीमेल एज अ लिविंग केस इज़ नॉट एग्जिस्टिंग। फाइन। तो अगर इसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसी तरीके से पॉपुलेशन वाइज भी एक्सप्लेन करो और अकॉर्डिंग टू द सेक्स भी एक्सप्लेन करो। सो पॉपुलेशन वाइज 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ हीमोफिलिक, क्योंकि ये लड़की और ये लड़का दोनों हीमोफिलिक हैं। तो टोटल पॉपुलेशन है 100, 25-25 का बॉक्स, तो 50% इज़ नॉर्मल एंड 50% इज़ अफेक्टेड, ठीक है। बट अगर आप इसको अकॉर्डिंग टू द सेक्स करोगे, दैट मीन्स डॉटर एंड सन्स, इसमें 50% ऑफ फीमेल इज़, ये आंसर सेम ही आएगा। 50% ऑफ द फीमेल विल बी हीमोफिलिक, 50% विल बी नॉर्मल, बट दे आर कैरियर। कैरियर का पॉइंट हमेशा बीच में ज़रूर घुसा दो कि वो नॉर्मल है लेकिन वो कैरियर है, ताकि आप कहीं से भी मार्क्स लूज़ ना करो, क्योंकि ये भी नॉर्मल होती है, ये भी नॉर्मल है, बट यू हैव टू मेंशन दैट दिस इज़ अ कैरियर, ठीक है। तो डॉटर के केस में क्या है, 50% डॉटर अफेक्टेड होंगी, 50% नॉर्मल होंगी, लेकिन वो जो 50% नॉर्मल है वो कैरियर है। सन के केस में 50% ऑफ द सन इज़ अफेक्टेड एंड 50% ऑफ द सन इज़ नॉर्मल। So this is how you deal with the questions if it comes to be hemophilia. I hope काफ़ी हो गया आज के लिए। अब मैं आपको
जस्ट लास्ट स्लाइड ये रीड करके आई विल गिव यू सम न्यूमेरिकल्स ऑन हीमोफिलिया. अ हेट्रोजाइगस फीमेल कौन है? अ कैरियर फीमेल फॉर हीमोफिलिया. शी कैन ट्रांसमिट द डिजीज़ टू द सन्स एज वेल एज टू द डॉटर्स. ठीक है, जैसे कि अब ये एक कैरियर फीमेल है तो ये अपनी डॉटर को भी पास ऑन कर रही है और अपनी सन को भी पास ऑन कर रही है दैट डिजीज़. ठीक है, बट पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज़ वेरी रेयर. इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है. क्यों? बिकॉज इन दैट केस मदर हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड फादर हैज़ टू बी हीमोफिलिक. ठीक है, and this type of combination is not viable. Viable means living, not living in the later stages of life. ठीक है, तो किसी भी हीमोफिलिक फीमेल को अगर बनता है केस तो सीधी सी बात है कि उसका फादर अफेक्टेड है और उसकी मदर कैरियर है. वाई आई वॉज टेलिंग यू दिस इज़ रॉयल डिजीज़, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी शी वॉज कैरियर फॉर दिस डिजीज़. ठीक है, तो जिसकी वजह से उसकी फैमिली में ये जो हीमोफिलिक डिजीज़ है इट इज़ रनिंग टू द डिसेंडेंट्स. इसलिए हम इसको रॉयल डिजीज़ भी बोल देते हैं, ब्लीडर डिजीज़ भी बोल देते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग होती है लगातार. फाइन. नाउ द प्रीवियस स्लाइड. हीमोफिलिया इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़. द जीन विच इज़ इन्वॉल्व्ड it is present on the X chromosome and this disease will be expressed only when that gene is in the recessive form, homozygous recessive. वो जीन किस में इन्वॉल्व है? इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. अगर वो जीन एब्सेंट है तो एक सिंपल कट से भी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होएगी. वाई? क्योंकि क्लॉटिंग नहीं होएगी. फाइन. सो आई होप हीमोफिलिया इज़ क्वाइट क्लियर टू यू.